हाय एवरीवन। तो यार कैसे हो सब लोग? बढ़िया पढ़ाई कर रहे होगे आई होप, है ना? और अपनी प्रिपरेशन के लिए जितना भी तुम्हें चाहिए होगा तुम अपनी मेहनत पूरी कर रहे होगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो यार करना स्टार्ट कर दो, है ना? यही 1-2 साल होते हैं जहाँ पे तुम्हें मेहनत करके अपनी चीज़ें अचीव करनी होती हैं। उसके बाद की लाइफ में तो तुम्हें रास्ते अपने आप दिखते जाते हैं। ठीक है? तो अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो कर दो, और कर रखी है तो अच्छी बात है। और अगर तुमने कर रखी होगी तो तुमने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, और अगर देखे होंगे तो पसंद भी आए होंगे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे क्लासेस की अपडेट्स वगैरह और नोट्स वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मुझे, कोई भी क्वायरी हो तुम्हें, प्रिपरेशन से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो 76968369222। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करोगे मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर तुम्हें फिजिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता हो तो ये अपना डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक्स मिल जाएंगी, है ना? वो वहाँ पे जाके अगर तुम अपने डाउट्स वगैरह बच्चों के साथ में डिस्कस कर सकते हो, जो ऑलरेडी ग्रुप में बच्चे हैं वो 24/7 अपने डाउट्स डिस्कस करते रहते हैं। और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं भी आंसर कर देता हूँ। उसके अलावा मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ डेली, नाइट में लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ, जिसमें मैं खुद बच्चों के साथ उनके डाउट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों के जो भी डाउट होते हैं वो डायरेक्ट मुझसे डिस्कस करते हैं, उनके जो भी क्वायरीज होती हैं वो डायरेक्ट मुझसे डिस्कस करते हैं वो लोग, और उनके रेजोल्यूशन उनको मिलते हैं। ठीक है? तो ये सब कुछ फ्री है, इसका तुम्हें कोई प्राइस पे नहीं करना। बस तुम्हें करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो, है ना? और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, बस इतना करना है। बाकी यार अपन स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स का अपन ने लेक्चर 8 लेक्चर कर लिए हैं, जिसके हमने 1D को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर लिया है। 1D के कुछ लास्ट के कुछ चीज़ें हम आज करने वाले हैं, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट होता है अगर वो यूज में लेते हैं तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाते हैं। बट हम करेंगे बिना रिलेटिव वेलोसिटी के, फंडामेंटली कैसे सोल्व होते हैं ये प्रॉब्लम्स। ठीक है? उसके बाद में 1D के ग्राफ्स वगैरह बच जाएंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज जो लेक्चर नंबर 9 है काइनेमेटिक्स का, इसमें हम कंसेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट टाइम ये सब क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1D में 2D में जो भी होगा, कि पार्टिकल्स कितने नियरेस्ट एक दूसरे के आ सकते हैं, है ना? कितना टाइम होगा जब वो नियरेस्ट होंगे, और कैसे शॉर्टेस्ट पाथ हो सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का, शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। और विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इन चीज़ों को बहुत आसान कर देता है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बट हमें फंडामेंटली वो चीज़ें क्लियर नहीं होती कि ग्राउंड फ्रेम में ऐसा क्या हो रहा होगा कि ये ऐसा आंसर आ रहा है ना? रिलेटिव वेलोसिटी में अगर तुम देखो ये इधर चल रहा है इधर, तो तुम बोलोगे इसको इस पे बैठ के इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, ये तेज चलेगा, ये इधर चलेगा, ये ऐसे चलेगा। और तुम बोलते हो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ऐसे जाएगा वो ऐसे जाएगा, तो करते रहते हो। इसके रेस्पेक्ट में बैठ जाओ, इसकी एक्सेल इसको पलट के दे दो, ये चल के जाएगा, ऐसे जाएगा। तुम्हें फील नहीं आ पाता ग्राउंड फ्रेम में ऐसा क्या हो रहा होगा, क्योंकि चलते हुए दोनों आगे ही रहे। रिलेटिव वेलोसिटी में अगर इस पे बैठ के जाऊंगा तो ये आएगा और वापस लौट के पीछे चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना, इसकी वेलोसिटी यू आगे है, ये आगे, दोनों ग्राउंड फ्रेम से अगर हम कोई बैठ के देख रहे हैं, हमें तो ग्राउंड फ्रेम से चीज़ें दिखती हैं, तो वो तो सारी की सारी चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस फिनोमिना को? तो ये सब चीज़ें तुम रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ोगे और वो आसान हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें फंडामेंटल लेवल पे ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी तुम्हारी मेंटल लेवल डेवलप होगी कि तुम किसी चीज़ को फंडामेंटली एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, हर एक फ्रेम से तुम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल लेवल से इस क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चन को करना। इसलिए आज के लेक्चर्स में हम बिना किसी रिलेटिव वेलोसिटी के यूज़ के ही इनको करेंगे। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम्हें मज़ा आएगा, बस लेक्चर को पूरा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आने वाले हैं। ठीक है? तो बिना रिलेटिव वेलोसिटी के ये जो 1D में जो है, 1D में जो हम पार्टिकल आगे चल रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ये कितने मिनिमम सेपरेशन होगा, मान लो क्रॉस करके आगे चला गया, फिर मान लो ये पीछे से एक्सेलरेट होके आएगा, तो ये मैक्सिमम कितना सेपरेशन बीच में, क्रॉसिंग से एक क्रॉसिंग से बीच दूसरी क्रॉसिंग के बीच में कितना मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम और टाइम वाइम होगा क्रॉसिंग का, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है ना? ये वाले क्वेश्चन इन प्रीवियस लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ये लेक्चर जरूर देखें, लेक्चर नंबर 8 इसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है? चैनल पे जाके विजिट करोगे, काइनेमेटिक्स का प्लेलिस्ट खोलना, उसमें लेक्चर नंबर 8 या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी तुम्हें, और वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो लेक्चर नंबर 8। ठीक है? बट आज हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे। ठीक है? कि 2D में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे को कैसे अप्रोच करते हैं, उनकी मिनिमम डिस्टेंस वगैरह क्या होंगी। ठीक है? अब ध्यान से सुनो, अगर मैं डिस्टेंस, इसका कंसेप्ट क्या था, इसका डिस्टेंस कंसेप्ट यह था कि किसी भी डिस्टेंस टाइम टी पे इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख देता था मैं।
समझ में आई कि बात? डिस्टेंस का जो फंक्शन ऑफ टाइम लिख लिया, और जिस समय डी का मैक्सिमम या फिर डी की मिनिमम वैल्यू कुछ होती थी, तो उस समय कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा तब आता है जब उसका स्लोप जीरो होता है। तो डी ऑफ डिस्टेंस अपॉन में डी टी हम जीरो करते थे, और इससे हमें रिलेशन मिल जाता था कि जो ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन या मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा। अब हम 2D में चलेंगे कि मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। इसमें भी क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे हम जनरल डिस्टेंस लिखेंगे कि पार्टिकल यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस देख करके हाइपोटेन्यूस वगैरह से कोई डिस्टेंस निकाल लेंगे। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। ये डिस्टेंस लिख लिया, डिस्टेंस है जो फंक्शन ऑफ टाइम लिख लिया हमने। अब डिस्टेंस टाइम के साथ बदलेगा तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम डिस्टेंस जो भी होगी उस समय पे उसका स्लोप डी और टी ग्राफ का, डी ऑफ डी अपॉन में डी टी ग्राफ का स्लोप जीरो होगा, यानी डी ऑफ डी अपॉन में डी टी जीरो होगा। और यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा कि किस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा, और वो टाइम रख करके हम वापस से वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो भी हो रही होगी। क्लियर है क्या यार? तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसके हेल्प से हमें वो चीज़ें सोल्व करनी है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इरोडो का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। हम इसको अभी बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से करेंगे। फंडामेंटल विल सोल्व फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम will solve from ground frame with fundamental methods। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कि तुम किस कंसेप्ट को लगा करके तुम इसको डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, और ये बिल्कुल फंडामेंटल लेवल है कि ये कंसेप्ट है, ये हर जगह लगेगा। ठीक है। दूसरा, वी विल सोल्व दीज प्रॉब्लम्स with relative velocity concept later in this chapter। जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे ना, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी 2D खत्म करके, जब हम प्रोजेक्टाइल वगैरह खत्म करके, जब हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, तब हम इन क्वेश्चंस को दोबारा से करेंगे, और वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। नो डाउट ये बहुत क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल समझना कि ग्राउंड फ्रेम में रियलिटी में तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें दिखना भाई इंपॉर्टेंट है ना। गाड़ियां चल रही हैं, उनके बीच में सेपरेशन कम होगा कि बढ़ रहा होगा, क्या तुम्हें कैसा दिखेगा वो तुम्हें पता होना ज्यादा जरूरी है। रिलेटिव फ्रेम से कर लोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन फीलिंग नहीं आ पाएगी कि हुआ क्या होगा। इसलिए जरूरी है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को लेकर के। पहला जो क्वेश्चन है ये बोल रखा है कि इसमें कि दो पार्टिकल्स हैं 1 and 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है v1 और v2 along two mutually perpendicular straight lines, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं towards the intersection point O। At a moment t equal to 0, the particles were located at distance L1 and L2 from the point O। L1 और L2 डिस्टेंस पे थे पॉइंट O से। और हाउ सोन विल दिस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम स्मॉलेस्ट, और व्हाट इज इट इक्वल टू। देखो इस सिनेरियो को देखने से पहले कि पार्टिकल्स ऑलरेडी यहाँ से किसी L1 डिस्टेंस और L2 डिस्टेंस पे हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चन से करने से पहले हम इससे ज़्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं कि इसमें जब मैं वो करवा दूंगा तुम्हें, तो तुम इस क्वेश्चन को खुद से समझ पाओगे। इसीलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन लिया है कि पहले तुम इसको समझो कि क्या तुम इसको समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में इसको देखना कि ये तुम क्वेश्चन खुद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि लेट से क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कि दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास में, दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये ए है और ये बी है। बी है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, और ए जो है वो इधर की तरफ चल रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। किससे? 10 मीटर पर सेकंड से। इनिशियली इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 100 मीटर का है, ये गिवन है 100 मीटर, टी इक्वल टू 0 पे सिनेरियो गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी ब्लॉक्स या फिर कार्स जो भी हैं ये, एंड टाइम व्हेन डिस्टेंस इज मिनिमम
बिटवीन दैम, दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, वो डिस्टेंस याद कैलकुलेट करो कि वो कितनी मिनिमम डिस्टेंस है, और वो किस टाइम पे होगी मिनिमम डिस्टेंस, वो भी टाइम भी कैलकुलेट करो। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन पे हैं, इनिशियली दोनों सेम लाइन पे थे, ये इधर चल रहा था लेकिन ये इधर चल रहा था, बस क्रॉसिंग हो रही है, जो लाइन है उनकी क्रॉस कर रही है, बाकी एक ही लाइन पे थे, ये इधर चलेगा अब ये इधर चलेगा, और ये ऐसे आगे जाएगा ऊपर आएगा, ये आगे जाएगा ऊपर जाएगा। मान लो इनकी सेपरेशन कभी ऐसे वेलोसिटी, फिर ये डिस्टेंस होगी, कभी ये डिस्टेंस होगी, तो पहले ये जो डिस्टेंस है हो सकता है कम हो रही हो, फिर बाद में बढ़ रही हो, तो वो कम होकर बढ़ रही है या फिर लगातार बढ़ ही रही है, तो फिर अभी ये 100 ही मैक्स मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं है, हो सकता है ये 100 ही मिनिमम डिस्टेंस हो, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं तुम्हें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद से अप्रोच करना है एक बार वीडियो को पॉज करके, इस क्वेश्चन को करने के बाद। बट ये क्वेश्चन तुम एक बार देख लो कि किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करी जाएंगी। फंडामेंटली कि हमें करना है कि भाई डिस्टेंस मिनिमम इनके बीच में कब होगी वो पता करना है, तो हम ये देखेंगे ना कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस किसी भी टाइम टी पे है कितनी। तो मैं मान लेता हूँ कि यार किसी टाइम टी पे ये ब्लॉक्स ऊपर चल के आ चुके हैं, ठीक है, ये 100 मीटर की डिस्टेंस थी, बट अभी वो टी इक्वल टू 0 पे थी, अभी इस इंस्टेंट पे मान लो दोनों ब्लॉक्स थोड़ा थोड़ा मूव कर चुके हैं, ये यहाँ पे आ चुका है और मान लो ये यहाँ पे आ चुका है, और इसके बीच की जो सेपरेशन, इन दोनों के बीच की सेपरेशन वो ये है, इस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच की सेपरेशन ये है, डिस्टेंस डी, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो एक्स डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस एक्स बोल देता हूँ मैं, तो ये एक्स कितना होगा, एक्स वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम टी। भाई एक्स जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा, तो एक्स की जो भी वेलोसिटी इंटू टाइम टी, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्स डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू टी, ये एक्स आ जाएगा। और मैं बोलूँ कि वाई डिस्टेंस है इस इंस्टेंट पे, ये वाई डिस्टेंस है, तो ये वाई डिस्टेंस कितना होगा, वाई डिस्टेंस होगा, ये ब्लॉक जो था ये पहले यहाँ पे था 100 मीटर पे, ये 100 मीटर पे था, उसमें से ये मान लो डिस्टेंस चल गया डी बी, तो या फिर इसको बोल देता हूँ कि वाई ऑफ बी आ जाएगा, कि वाई में कितना चल गया बी, तो वाई में बी जो चला होगा वो वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम टी इतना चला होगा, वेलोसिटी ऑफ बी था 20 इंटू टी, तो वाई डायरेक्शन में बी कितना चला 20 इंटू टी, तो ये जो वाई डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस ये टोटल 100 में से ये वाई भी माइनस कर दूंगा तो ये वाई निकल के आ जाएगा, तो ये वाई जो निकल के आएगा वो 100 माइनस वाई भी, यानी कि वाई आ जाएगा तुम्हारे पास बेटा 100 माइनस 20 टी, 100 माइनस 20 टी, ये वाई निकल के आ गया। अब ध्यान से सुनना ये बात, इस ट्राइंगल में देखो ये y पता है तुम्हें, ये x पता है, तो ये डिस्टेंस d आ सकती है ना, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन a एंड b एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो डिस्टेंस को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। देखो टाइम के साथ में ये y भी बढ़ेगा तो ये y घटेगा, तो देखो ये घट ही रहा है टाइम के साथ में, माइनस हो रहा है ना 20 टी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो माइनस हो रहा है वो नंबर बढ़ेगा, तो इनके बीच का जो सेपरेशन ये y जो है वो घटेगा, लेकिन टाइम के साथ ये x बढ़ेगा, तो ये देखो x t के साथ बढ़ रहा है। अब अगर तुम देखो किसी भी इंस्टेंट पे जब d निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो डिस्टेंस d को तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर यानी कि 10 इंटू टी का होल स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर करोगे यानी कि 100 माइनस 20 इंटू टी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, सॉरी डी बनेगा इसका स्क्वायर रूट, ये डी बन जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस डी आ गई। अब या तो मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज जब जीरो हो जाएगा, भाई डी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डी ऑफ डी अपॉन में डी टी का जीरो होना जरूरी है, कोई भी फंक्शन अगर वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन बदल रहा है, मान लो टी के साथ बदल रहा है डी, तो जब डी मैक्सिमम या मिनिमम जो मर्जी हो कुछ भी हो, लेकिन इसका डी अपॉन में डी टी, तो उस समय मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के केस में जीरो होगा ना बेटा, मैक्सिमा या मिनिमा पे उसका रेट ऑफ उसका डिफरेंशिएशन स्लोप जीरो बनता है डी टी ग्राफ का, अगर मैक्सिमा या मिनिमा है तो अगर इसका स्लोप जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं या तो डी ऑफ डी अपॉन में डी टी फॉर डी मैक्सिमम और डी मिनिमम जो भी होगा उस समय पे डी ऑफ डी अपॉन में डी टी जीरो होगा, बट यहाँ पे सेपरेशन कम ही होगा या फिर बढ़ेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इसका इक्वेशन कैसा बन रहा है। तो यहाँ से जब मैं देखूंगा कि जो डी स्क्वायर होगा और डी का इक्वेशन, डी के इक्वेशन में देखो ये 10 इंटू टी स्क्वायर 100 माइनस 20 इंटू टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, समझ में आएगी बात, ये डी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो
डी अपवर्ड पैराबोला जैसा ग्राफ बनेगा, डी स्क्वायर कर लो, या तो ऐसा कर लो डी ऑफ डी अपॉन डी टी, या फिर डी का स्क्वायर कर लो। डी स्क्वायर कर लूंगा तो बन जाएगा 10t का होल स्क्वायर, 10 × t का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 × t का होल स्क्वायर। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन जीरो कर सकते हो ना भाई, डी ऑफ डी अपॉन में डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि वरना रूट लेते तो 1 अपॉन में रूट में जाता, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करता, वो मुझे चैन रूल लगाना पड़ जाता। बट अभी मैं सीधा ही कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो पहले डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 2d, और डी का डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी अपॉन में डी टी। समझ में आई क्या बात? इक्वल टू उधर की तरफ डिफरेंशिएट करूँगा राइट में, 10 × t का होल स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, चैन रूल 10 × t ऐसे कैसे, फिर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर अंदर पहले तो पावर रूल से इसका डिफरेंशिएशन, अभी 10 × t का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो 10 × t का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 10। समझ में आई क्या बात? किसके बराबर बन जाएगा 10 के बराबर बन जाएगा। प्लस अब देखो 100 माइनस 20 × t का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, पहले 2 बाहर आएगा, अंदर 100 माइनस 20t ऐसे कैसे, फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 का 0 माइनस 20 × t का माइनस का 20 बचा हुआ रह जाएगा। और ये इक्वल टू क्या करना है बेटा, डी ऑफ डी को हमें क्या कर देना है 0, डी ऑफ डी अपॉन में डी टी 0 होगा, यानी कि 2 × ये जो भी बचा राइट हैंड साइड में, ये जो भी बचा राइट हैंड साइड में, इसको 0 के इक्वल करना है। तो 2 × 10t × 10 प्लस 2 × 100 माइनस 20t, 100 माइनस 20t इंटू माइनस 20 इक्वल टू 0 बन रहा है। तो यहाँ से देखो इसको वो कर दो 10 × 10 या फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट जाएगा। समझ में आ गई बात? 10 से भी डिवाइड कर दो, 10 से कट जाएगा तो ये -2 बच जाएगा, यहाँ पे 20 10 से डिवाइड होकर के 2 बच जाएगा, तो ये 10 × t और ये बन जाएगा, तो ये माइनस का देखो, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो माइनस का 200 बन जाएगा, और -2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 40t बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 50 × t इक्वल टू कितना बनेगा बेटा 200। तो t कितना आ जाएगा 4 सेकेंड, कितना आ जाएगा बेटा t आ जाएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे ऐसा आ रहा है कि ये डिस्टेंस या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या होगा, ये जैसा फंक्शन है ये स्लो चल रहा है, ये पास आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमा ही बनेगा यहाँ पे। ये स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, तो डिस्टेंस कम ही होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं। अगर डिस्टेंस कम ही होगी तो भाई एक ही बार होगा। देखो डिस्टेंस तो हमेशा एक बार जो मिनिमम होने के बाद में डिस्टेंस हमेशा जैसे इधर चला जाएगा हमेशा बढ़ती ही रहेगी ना। तो डिस्टेंस एक टाइम के बाद तो हमेशा बढ़ना ही है, तो पहले घट के ही तो बड़ी होगी, तो यानी कि यहाँ पे डी मिनिमम ही लाई कर रहा होगा। हाँ, या तो हम डबल डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम सीधे ही बोल सकते हैं कि भाई बाद में तो हमेशा बढ़ी रही है ना। तो पहले अगर यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है तो पहले मिनिमम आया होगा, उसके बाद तो लगातार बढ़ती जा रही है, मैक्सिमा तो इनफाइनाइट है। समझ में आई क्या बात? तो डी विल बी मिनिमम, डिस्टेंस विल बी मिनिमम एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 × t का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 × t का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है किसी भी टाइम t पे जो डिस्टेंस थी, इस फॉर्मूले में t की वैल्यू 4 रख देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये d मिनिमम आ जाएगा t की वैल्यू 4 रखने पर, तो ये बन जाएगा 4 × 10 40, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 100 माइनस 20 × 4 80 और इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 20 बचेगा, 20 का स्क्वायर 400, तो ये बन जाएगा 1600 प्लस में ये 400, तो कितना बन गया बेटा 2000। कितना बन जाएगा 2000। 2000 कितना बनेगा 100 का तो 10 आ जाएगा और 20 का 100 का तो 10 आ जाएगा बाहर, डी मिनिमम आ जाएगा 10 तो बाहर आ जाएगा, √20 बन जाएगा। √20 को 4 × 5 करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 20 √5 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितनी आ रही है बेटा 20 √5 मीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस है एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। समझ में आ गई क्या बात? ये आंसर होगा। क्लियर है क्या यार? ये बेसिक फंडामेंटल तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इश्यू आ रही है तो वीडियो को बैक करके जरूर देख लें, बहुत ही फंडामेंटल लेवल से। और इसी तरीके से हम जब तक हम रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच वगैरह के सेपरेशन वगैरह की वेलोसिटीज वगैरह नहीं पढ़ लेते, उस कंसेप्ट के अलावा इसी तरीके से बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ये मैथमेटिक्स के तरीके से सोल्व हो रहा है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये तुम्हें तरीके आने चाहिए। अगर तुम्हें अच्छे लेवल की जेई लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो तुम्हें फंडामेंटली चीज़ें समझ में आनी चाहिए, दिखना चाहिए कि क्या कैसे चल रही होंगी, ठीक है। तो इस टाइम पे 4 सेकंड तक क्या होगा, 4 सेकंड तक ये कुछ आगे जाएगा, ये पीछे से आएगा,
तो 4 सेकंड तक तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से सेपरेशन कम ही हो रहा है, बट हो गया क्या कि बाद में इवेंचुअली ये भी आगे तो जा ही रहा है, तो ये वाली सेपरेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये वाला हाइपोटेनस फिर बढ़ता ही रहना है, क्योंकि ये कम होता जाएगा, ये ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इवेंचुअली ये सेपरेशन बढ़ता ही जाएगा, फिर उसके बाद तो वैसे ही बढ़ता जाना, क्योंकि ये ऊपर जाके आगे जाएगा। तो ये मिनिमम सेपरेशन तो तब होगा जब 4 सेकंड होगा, तो 4 सेकंड में ये तो 40 मीटर चला चुका होगा, और ये 80 मीटर, तो ये 20 मीटर होगा, और ये 40 मीटर होगा। उस समय का जो सेपरेशन होगा ये मिनिमम डिस्टेंस है। उसके बाद में ये ऊपर जाएगा, ये आगे जाएगा, तो अब ये हाइपोटेनस बढ़ता ही जाएगा, अब ये हाइपोटेनस बढ़ता ही जाएगा। समझ में आ गई क्या यार? ठीक है, तो इस सिनेरियो होगा 4 सेकंड पे, और मिनिमम सेपरेशन जो होगा वो 20√5 मीटर होगा। और देखो ये 100 से कम है, इनिशियली 100 था, 100 से कम आ रहा है ये, यानी कि ये मिनिमम सेपरेशन ही होगा। समझ में आ गई बात? तो मिनिमम सेपरेशन है। अब इस क्वेश्चन को अगर तुमने अच्छे से समझा है, तो अब तुम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक वीडियो पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, और इसमें सिचुएशन ड्रॉ करने की कोशिश करो, और फिर तुमसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अननोन्स में करना है तुम्हें, बस यहाँ पे वैल्यूज नहीं है 20 30 वैसी, अननोन्स में करना है तो तुम कर तो सकते ही हो ना। तो खुद से ट्राई करो, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें सेम वही चीज़ है कि दो पार्टिकल हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग चल रहे हैं। इनिशियली जो कॉमन पॉइंट है इनका O, two particles 1 and 2 are move with constant velocity v1 and v2 along the two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O, intersection point O, और इंटरसेक्शन पॉइंट O की तरफ मूव कर रहे हैं, टुवार्ड्स इंटरसेक्शन पॉइंट O। यानी कि वो कुछ इस तरीके से है सिनेरियो। ऐसे मान लो कि एक कार इधर से आ रही होगी, एक कार इधर से आ रही होगी, ये v1 वेलोसिटी से, ए बोल देता हूँ इसको, ये 1 पार्टिकल 1 है, और दूसरी कार इधर से आ रही होगी। ठीक है, दूसरी कार इधर से आ रही होगी, ये वेलोसिटी v2 से आ रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ आ रही है, क्योंकि ऐसा बोला है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट से दूर जा रही होती तो ये इधर जा रहा होता, ये इधर जा रहा होता, फिर तो सेपरेशन वैसे ही बढ़ रहा होता। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है कि ये v1 v2 से आ रही है एक दूसरे की तरफ, एट द मोमेंट t=0 पे वर लोकेटेड एट डिस्टेंस L1 फ्रॉम पॉइंट O। ये डिस्टेंस L1 गिवन है और ये डिस्टेंस L2 गिवन है। ऑलरेडी इनिशियली ये L1 डिस्टेंस दूर है, ये L2 डिस्टेंस दूर है, और दूसरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और अलग अलग स्पीड है। तो बोल रहा कि हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज इट इक्वल टू, कि कितने टाइम बाद में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगी और वो किसके इक्वल होगी, ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, हम विल डू विद रिलेटिव वेलोसिटी लेटर, विल डू विद relative velocity concept later. Here we will solve from ground frame। किससे सोल्व करेंगे बेटा? ग्राउंड फ्रेम से सोल्व करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटली। ठीक है, अच्छा ग्राउंड फ्रेम से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें जो गिवन था वो हमने अच्छे से समझा, अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। किसी t=0 की सिनेरियो है ये, t=0 की ये सिनेरियो है। t=t पे क्या होगा? t=t पे ऐसा मान लेते हैं कि ये चल के आएंगे दोनों, कुछ कुछ चल के आएंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस जो L1 थी, ये मान लो ये L1 पे था पहले, अब ये कुछ चल के आगे आ जाएगा, ये मान लो यहाँ पे आ गया, ये v1 स्पीड से चल रहा है, तो पहले इस पोजीशन पे था, पहले इस पोजीशन पे था, अभी फिर से ये v2 की बात करूँगा तो ये भी यहाँ पे था, और ये चल के आगे की तरफ जाएगा, मान लो ये यहाँ पे चला गया, v2 की स्पीड से चल रहा है, और ये यहाँ पे चला गया मान लो। ठीक है, इस पोजीशन पे था पहले, t टाइम बाद में ये इतना चला गया, t टाइम बाद में ये x1 चला, ये x1 चला, x1 कितना हो जाएगा? v1 × t। ये मान लो t टाइम में ये y1 चला सेम टाइम में, तो ये बन जाएगा v2 × t। किसी भी इंस्टेंट पे ये मान लो x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, तो किसी भी इंस्टेंट t पे, एट एनी टाइम t, एट एनी इंस्टेंट t, डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? वो x और y से डिनोट करेंगे कि इन दोनों के बीच का ये यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करेगी कि डिस्टेंस d जो होगी वो डिस्टेंस d स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर होगी बेटा? x² + y²। लेकिन x और y टाइम के साथ बदलेंगे, तो किसी भी टाइम t पे जो x होगा वो तो कितना होगा? x कितना होगा बेटा? L1 में से मैं ये x1 माइनस कर दूंगा, L1 - x1 यानी कि L1 - v1t,
और जो y डिस्टेंस होगा, ये वाला जो y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा यहाँ से, वो क्या होगा, L2 में से ये y1 माइनस करना पड़ेगा, L2 माइनस y1, तो ये बन जाएगा L2 माइनस V2t। समझ में आ गई क्या यार? तो ये L2 माइनस V2t हमें करना पड़ेगा, तब जाके x और y आएंगे। अब जो डिस्टेंस d आएगी, अब ये जो डिस्टेंस d आएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ L1 माइनस V1t का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2t का होल स्क्वायर। समझ में आई क्या बात? ये किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा, टाइम रखते जाओ आंसर मिलता जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? किसी भी टाइम टी पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनो, अगर ध्यान से सुनो, अगर हमसे बोला जाए कि डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं पहले, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वरना रूट के अंदर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये L1 माइनस V1 इंटू टी प्लस L2 माइनस V2 इंटू टी का, ये दोनों का स्क्वायर है डी स्क्वायर। फॉर डी मिनिमम, मिनिमम सेपरेशन के लिए डी ऑफ डी अपॉन में डी टी क्या बन जाएगा बेटा, डी ऑफ डी अपॉन में डी टी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। डी ऑफ डी अपॉन में डी टी जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2d, और फिर d का बन जाएगा डी ऑफ डी अपॉन में डी टी, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो डी स्क्वायर का 2d, अब अंदर d का करेंगे तो डी ऑफ डी अपॉन में डी टी इक्वल टू L1 का डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी L1 माइनस वी टी का स्क्वायर, तो पहले पावर 2 आगे आ जाएगी, L1 माइनस V1t अंदर ऐसे कैसे, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो L1 तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस उसकी 0, माइनस V1 कांस्टेंट था और t का डिफरेंशिएशन बन गया 1। समझ में आ गई कि बात, ये बन गया प्लस, अब 2 टाइम्स 2 आगे आ जाएगा L2 माइनस V2t ऐसे कैसे अंदर, फिर डॉट मल्टीप्लीकेशन में अंदर L2 का तो डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 0, L2 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 0 माइनस, और V2 ऐसे कैसे, और t का डिफरेंशिएशन ये 1। तो इसको हमें 0 करना है, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 इक्वल टू 2 टाइम्स L1 माइनस V1t, और ये बन जाएगा माइनस V1 प्लस 2 टाइम्स L2 माइनस V2t, और ये बन जाएगा माइनस V2। अब ध्यान से सुनो, 2 से तो 2 कट जाएगा कॉमन आके, और ये माइनस से माइनस कॉमन आके कट जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो 0 ही है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो वो कट जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इक्वल टू L1 माइनस V1t प्लस L2 माइनस, अच्छा नहीं ऐसा होगा, V1 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो L1 V1 माइनस V1 स्क्वायर टी प्लस L2 V2 माइनस V2 स्क्वायर इंटू टी। अब दोनों V1 स्क्वायर टी V2 स्क्वायर टी को एक तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा V1 स्क्वायर टी प्लस V2 स्क्वायर टी इक्वल टू L1 V1 प्लस L2 V2। तो टाइम निकल के आ जाएगा, टी कॉमन आ गया, ये बन जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये बन जाएगा L1 V1 प्लस L2 V2। तो टाइम निकल के आ जाएगा बेटा L1 V1 प्लस L2 V2 अपॉन में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये टाइम निकल के आ जाएगा। ये तो टाइम होगा, टाइम फॉर डी मिनिमम, ये तो डी मिनिमम का टाइम है। वो डी मिनिमम होगा कितना, ये तो आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वो डी मिनिमम होगा कितना, वो तो टाइम की वैल्यू उसमें डी में रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात, टाइम की वैल्यू डी में रखनी पड़ेगी। तो तुम वेरीफाई करना चाहो तो इसका जो आंसर गिवन है वो ये है, L1 V1 प्लस L2 V2 बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, टाइम यही गिवन है, और डी मिनिमम ये आएगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पे, डी के अंदर, ये जो डी था इस डी के अंदर वो टी की वैल्यू रख देंगे, डी के अंदर वो टी की वैल्यू रख देंगे, पुट टी और डी मिनिमम, डी मिनिमम के लिए टाइम की वैल्यू रख देंगे, तो डी आ जाएगा डी मिनिमम स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो L1 माइनस, या तो L1 माइनस V1t और L2 माइनस V2t की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लें, या फिर इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ ही कर लेते हैं। और ये बन जाएगा L1 V1 प्लस L2 V2 अपॉन में ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस ये लिख देंगे L2 माइनस ये क्या है V1 इंटू टी, V1 से ये मल्टीप्लाई होगा, और ये L2 माइनस V2 इंटू टी की वैल्यू है वही L1 V1 प्लस L2 V2 अपॉन में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट लेना है, ये डी मिनिमम आएगा। अब इसको ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली पार्ट आ गया है, बाकी ठीक है,
इरोडो के क्वेश्चंस में तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इरोडो के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन तो इंक्लूड होती है, लेकिन हाँ रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे तो ये टाइम जरूर निकल के आ जाएगा जल्दी से, और फिर डिस्टेंस भी जल्दी से निकल के आ जाएगी। बट हाँ मैथमेटिकल तरीका अगर हम लगा रहे हैं, फंडामेंटल तरीके ग्राउंड फ्रेम से देखने वाले, तो फिर देखो इतनी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। इसीलिए जनरली लोग इसको करवाते नहीं है, लेकिन अगर इनको नहीं करवाएं तो हम बेसिक फंडामेंटल नहीं समझ पाते, हम समझ नहीं पाते सिनेरियो की रियल लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, जो ग्राउंड फ्रेम से दिखना चाहिए वो बस रिलेटिव फ्रेम से दिख रहा होता है, जिसके अंदर हम इमेजिनेशन इतनी अच्छी कर नहीं पाते कि भाई उस रिलेटिव फ्रेम में क्या हो रहा होगा। तो रियल इमेजिनेशन के लिए जरूरी है। अब देखो एलसीएम ले लो, ये V1 तो देखो ये वाला V1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये V2 यहाँ पे और यहाँ पे, फिर एलसीएम आ जाएगा, इस यहाँ पे जाएगा, ये एलसीएम यहाँ पे जाएगा, क्या बन जाएगा देखो यहाँ का एलसीएम भी वही बनेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे ले आते हैं और ऐसा कर लेते हैं, पूरे को ही लिख देंगे। फिर ये L1 V1 स्क्वायर प्लस L1 V2 स्क्वायर माइनस ये L1 V1 स्क्वायर माइनस L2 V1 V2, इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी वही है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और ऊपर जो बन जाएगा ये L2 V1 स्क्वायर प्लस L2 V2 स्क्वायर माइनस L1 V1 V2 माइनस L2 V2 स्क्वायर, ये बन रहा है। समझ में आ गई बात? इसको ध्यान से देखना। इसको ध्यान से देखना, अब ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ये L1 V1 स्क्वायर से ये L1 V1 स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे ये L2 V2 स्क्वायर से ये L2 V2 स्क्वायर कट गया, और डिनोमिनेटर दोनों जगह के सेम हैं, तो अगर मैं ऐड वैड करना चाहूँगा तो एलसीएम आसानी से आ सकता है। बट उससे पहले मुझे इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। इसको मैं सोल्व करूँगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, L1 V2 स्क्वायर माइनस L2 V1 V2 अपॉन में इसका होल स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं, और नीचे ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं, प्लस इधर की तरफ जाऊँगा तो ऊपर ये क्या बन जाएगा, L2 V1 स्क्वायर माइनस L1 V1 V2 इसका होल स्क्वायर अपॉन में ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा, न्यूमिनेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम तो एक ही आ गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करोगे तुम, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये L1 स्क्वायर V2 की पावर 4 माइनस L2 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे L2 ही था ना, ये L2 स्क्वायर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये प्लस का और माइनस का, ये बन जाएगा कितना, 2 टाइम्स L1 L2 V2 क्यूब V1। सिमेट्रिकली यहाँ पे जो पैरामीटर बनेगा, यहाँ पे जो पैरामीटर बनेगा उसको करेंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा L2 स्क्वायर V1 की पावर 4 माइनस प्लस में L1 स्क्वायर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और प्लस में माइनस का 2 टाइम्स, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो L1 L2 V1 क्यूब और V2, ये बन जाएगा। इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो यार यहाँ पे L1 स्क्वायर, और इसको अगर तुम सोल्व करोगे ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इन दोनों टर्म्स को अगर तुम देखोगे तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, L1 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ, उसको पहले लिख लो, हमें एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लाना है वो भी चेक कर लेते हैं। L1 V2 माइनस L2 V1 इस फॉर्मेट में आना है, तो देखो ये कुछ तो बन ही जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, कैलकुलेशन देख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे टी आ जाएगा L1 V1 प्लस L2 V2 अपॉन में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये ठीक था। अब इसमें रखा L1 माइनस V1 इंटू टी, तो V1 में L1 V1 स्क्वायर प्लस L2 V1 V2, लेकिन ये माइनस में जाएगा, और ये L1 V1 स्क्वायर प्लस L1 V2 स्क्वायर, L1 V1 स्क्वायर कट गया, L1 V2 स्क्वायर बच गया, बिल्कुल ये बच गया, माइनस L2 V1 V2 ये बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखूंगा तो L2 V1 स्क्वायर
और L2 V2 माइनस L1 V1 V2 माइनस L2 V2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। चलो अच्छी बात है। और इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, ये ठीक ही चल रही कैलकुलेशन, कोई इशू नहीं है। L2 V1 V2 माइनस L1 V1 V2, ठीक है। अब इसको तुम ऐड करोगे ना, तो यार देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे L1 स्क्वायर V2 की पावर 4 प्लस L2 स्क्वायर V1 की पावर 4, ठीक है। और ये जो बनेगा यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ रख दिया मैंने, फिर इन दोनों को एक साथ रख दूंगा, फिर इन दोनों को एक साथ रख दूंगा, कुछ तो दिख ही जाएगा मुझे। इन दोनों को एक साथ रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, L2 स्क्वायर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ रखूंगा तो ये माइनस में बन जाएगा, माइनस का 2 L1 L2 और V1 V2 कॉमन लिया जा सकता है, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। इन दोनों में से देखो 2L1 L2 V1 V2 कॉमन आ गया, 2L1 L2 V1 V2 कॉमन आ गया, यहाँ पे तो V2 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे V1 का स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले तो बाहर अंदर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता है, यहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता है, कहाँ से यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है L1 वाले से, L1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो हमें ऐसा रखना चाहिए कि इसको एक साथ रखना चाहिए, इसको इसके साथ और इन दोनों को इसके एक साथ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कॉमन आने वाली हैं। डिनोमिनेटर देखो भाई, देखो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन अगर तुम अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसमें से घबराना नहीं चाहिए। बस टाइम लग सकता है लेकिन चीज़ें हो जाएंगी। इसमें देखो अब L1 स्क्वायर V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, L1 स्क्वायर V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, L1 स्क्वायर V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया V1 स्क्वायर प्लस में यहाँ से अगर कॉमन लूँगा मैं, ये प्लस का साइन था यहाँ पे मैं ले लूँगा L2 स्क्वायर और V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और माइनस का 2L1 L2 V1 V2, और ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ध्यान से देखो हर एक टर्म के अंदर से V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हर एक टर्म के अंदर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। और अगर ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन लेकर के और इसको काट डालो एक बार के लिए, क्या बन जाएगा ये L1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा L1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 L1 V2 एक साथ लिख दो और L2 V1 को एक साथ लिख दो, ऐसा लिख लो। अपॉन में ये बन जाएगा बेटा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये कट जाएगा, एक पावर से एक पावर नीचे डिनोमिनेटर बच जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये जो बन रहा है L1 V2 का होल स्क्वायर L2 V1 का होल स्क्वायर माइनस 2 L1 V2 L2 V1, इसको A बोलूँ इसको B बोलूँ तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये तो बन रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी कि L1 V2 माइनस L2 V1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बचेगा बेटा कितना V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब इसका रूट लेंगे हम, सिंपल रूट लेंगे तो ऊपर स्क्वायर वाले का रूट कट जाएगा और ये डी मिनिमम आ जाएगा। डी मिनिमम कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा L1 V2 माइनस L2 V1, और उसका रूट लेंगे तो ये मोड लगा देंगे, हो सकता है कि L1 V2 बड़ा हो सकता है L2 V1 बड़ा हो, तो हम तो सेफ साइड डिस्टेंस लिखने के लिए मोड लगा देंगे, डिवाइड बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगा। समझ में आ गई क्या बात? ये डिस्टेंस मिनिमम का आंसर आ जाएगा, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, नीचे ऊपर L1 V2 माइनस L2 V1 और मोड लगा देंगे इसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस मिनिमम का आंसर होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हुई, थोड़ा समय लगा, मैं समझ सकता हूँ, बट हाँ तुम कर सकते हो, ठीक है। एक एक स्टेप देखोगे तो समझ जाओगे, और अगर तुम इस क्वेश्चन खुद करने बैठोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे हो सकता है कंसेप्ट सोच लें, कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करना चाहते हो तो। अगर तुम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो तो तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आने वाली जो कैलकुलेशन है उसको हैंडल करना सीख जाओगे। चलो खैर ये अच्छी बात थी, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी लेवल का क्वेश्चन था, तो ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन अच्छी, और इरोडो के मैक्सिमम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन अच्छी इंक्लूड होती है।
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बाकी काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी के तरीके से हम और करेंगे। अब ये फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग अगर हम चलें तो कितने, मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता मिनिमम टाइम में कवर किया जा सकता है, वो फर्मेट्स प्रिंसिपल है। जो कि लाइट के लिए उसने फर्मेट्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ डिराइव करते हैं। तुमने अगर स्नेल्स रिफ्रैक्शन का पढ़ा होगा तो म्यू 1 sin i इक्वल टू म्यू 2 sin r पढ़ा होगा, वो हम आज प्रूव करेंगे। और वो बिल्कुल काइनेमेटिक्स का प्रूव है। काइनेमेटिक्स का प्रूव है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिनिमम टाइम में जाना चाहता है और उसकी अलग अलग जगह पे स्पीड अलग अलग है, तो उसको किस पाथ के अलोंग जाना चाहिए, वो मतलब वो हर जगह सेम ही है। वो चाहे काइनेमेटिक्स में कौन तुम v1 v2 से चलो, चाहे c1 c2 अलग अलग स्पीड से चलो, स्पीड ऑफ लाइट से लाइट चलना हो, चाहे पार्टिकल को चलना हो, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है मिनिमम टाइम में, तो सेम ही प्रिंसिपल यूज में होता है, फर्मेट्स प्रिंसिपल, वो फॉर लीस्ट टाइम या फिर मैं बोलूँ मिनिमम टाइम। यहाँ पे हमने क्या लिया, ध्यान से समझना इस सिनेरियो को, कि हमारे पास दो अलग अलग मीडियम हैं, ये बाउंड्री है, इस मीडियम में कहीं भी चलोगे तुम लेफ्ट एंड राइट v1 की स्पीड से चलोगे, इस मीडियम में तुम कहीं भी चलोगे तुम्हारी इस मीडियम में स्पीड v2 है। मान लो यहाँ पे पूरा सीसी रोड है ना, कंक्रीट रोड है, तो यहाँ पे तुम्हारी स्पीड काफ़ी अच्छी हो सकती है गाड़ी की। यहाँ पे मान लो मतलब कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता है, तुम यहाँ पे गुबड़ खाबड़ है, तुम धीरे चलोगे तो तुम्हारी एवरेज स्पीड यहाँ पे धीरे धीरे आने वाली है। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इस वाले मीडियम में है तो कंस्टेंट है कि तुम दौड़ोगे, यहाँ पे कंस्टेंट है कि तुम चलोगे। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होने के कई रीजन हो सकते हैं। तो अलग अलग मीडियम में तुम्हारी इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है। अब तुम्हें a से b तक पहुंचना है और मिनिमम टाइम में पहुंचना है। तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तुम सीधे आने की कोशिश करो, तुम सीधे आने की कोशिश करो। सीधे आने की कोशिश क्या करोगे कि भाई तुम इसमें और इसमें तुम बराबर भी हो तब चलोगे जब d1 d2 बराबर होंगे। तुम सीधे आने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम इसमें जितना डिस्टेंस है उतना चलना पड़ा, इसमें भी उतना ही चलना। तुम चाहो कि मैं दोनों में डिस्टेंस इक्वल इक्वल चलूं, बट काम क्या है कि तुम्हें मिनिमम टाइम में पहुंचना है। तो तुम मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए उस मीडियम में ज़्यादा चलोगे जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा है, और उस मीडियम में कम चलोगे जिसमें स्पीड कम है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सीधे उसी में सबसे ज़्यादा सीधे चलते जाओ फिर यहाँ पे आ जाओ, या फिर तुम यहाँ पे जाओ ऐसे और फिर उसके बाद सीधे नीचे आ जाओ कि इसमें सबसे ज़्यादा चल लेते हैं फिर इसमें सीधे चल लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसमें मीडियम में तुमने स्पीड तो ज़्यादा थी लेकिन तुमने इसमें डिस्टेंस भी तो ज़्यादा बढ़ा ली ना। तो ज़्यादा डिस्टेंस से ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा डिस्टेंस चलने में तो टाइम ज़्यादा लग ही जाएगा ना। तो तुम यहाँ पे भी डिस्टेंस मैक्सिमाइज नहीं कर सकते कि एक ही मीडियम में जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वहीं पे तुम ज़्यादा चल लो। समझ में आई क्या बात? तुम्हें कोई एक ऐसा इन्फ्लेक्शन का पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें टर्निंग करनी पड़ेगी, भाई इतना डिस्टेंस यहाँ पे चलूँ फिर यहाँ पे घूम करके इसकी तरफ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलूँ फिर घूम करके यहाँ पे जाऊँ। ऐसा पॉइंट तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले तुम यहाँ से यहाँ गए, समझ में आई की बात, फिर तुम यहाँ से यहाँ आए, दोनों अलग अलग रास्तों पे चले, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है। ये तुम L1 डिस्टेंस चले, यहाँ पे तुम ये L2 डिस्टेंस चले। मान लो यहाँ से तुमने डिस्टेंस x पे जा करके, यहाँ पे तुमने मान लो x पे जा करके तुमने टर्निंग करी, इस पॉइंट पे तुम टर्न हुए, पहले यहाँ से यहाँ तक सीधे आए, फिर यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो सीधे लाइन में ऐसे घूम घूम के चलोगे तो वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा। शॉर्टेस्ट टाइम में चलने के लिए चलना तो तुम्हें सीधा चलेगा। इस मीडियम में चलोगे तो यहाँ पे सीधे चलोगे, यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे भी सीधे चलोगे। अब उसके बाद में होगा ये कि मान लो तुम x डिस्टेंस पे चले, तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी, ये टोटल डिस्टेंस L थी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची हुई रह जाएगी, ये वाली डिस्टेंस बची हुई रह जाएगी L माइनस एक्स। ये टोटल डिस्टेंस L थी, ठीक है। ये P और ये Q पॉइंट बोल देता हूँ। तो P Q की जो डिस्टेंस थी वो मान लो L थी। तो तुम x तो इधर इसमें चले और ये L माइनस एक्स यहाँ पे चले। मान लो ये तुम्हारा एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। सबसे पहले तो L1 अगर मैं लिखूं कि कितना चलोगे, तो वो मीडियम 1 में तो वो तुम लिखोगे d1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। अब इसमें चीज़ें ये हैं कि ये d1 और ये d2 ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, d1 और ये d2 कॉन्स्टेंट है, तो ये d1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जो L2 तुम चलोगे, ये L2 ये तुम चलोगे कितना, स्क्वायर रूट ऑफ d2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब d1 d2 तो सेम ही है, जैसे तुम x बदलोगे वैसे वैसे ये L1 और L2 बदलेंगे, वो वैसे वैसे तुम्हारी डिस्टेंस बदलेगी तो टाइम बदलेगा। यहाँ पे तुम मान लो टोटल टाइम की अगर बात करोगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कितना हुआ तुम्हारा, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग मीडियम 1 में कितना टाइम लगा और मीडियम 2 में कितना टाइम लगा, दोनों लिख लोगे। तो ये मीडियम 1 में टाइम कितना लगा, L1/v1 और मीडियम 2 में L2/v2, सिंपल यूनिफॉर्म स्पीड चल रहे हो तो L1/v1 प्लस ये L2/v2, ये टाइम t लग गया।
तो टी कितना आ गया, ये बन जाएगा कितना बेटा, L1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में स्पीड V1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये बन जाएगा D2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये V2। ये टाइम टी लगेगा, किसी भी एक्स पे टर्निंग करोगे उसके हिसाब से, ठीक है, अलग अलग जगह पे टर्निंग करोगे अलग अलग चलेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें टी मिनिमम चाहिए, फॉर टी की मिनिमम वैल्यू तुम क्या करोगे, ये टी एक्स के साथ बदल रहा है ना, तो डी ऑफ टी अपॉन में डी एक्स ये जीरो आ जाएगा। टी की मिनिमम वैल्यू के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए टाइम अलग अलग आएगा, तो एक्स की अलग अलग वैल्यू पे टाइम अलग अलग आएगा, तो जिस एक्स के लिए टी मिनिमम होगा उस पर डी टी बाई डी एक्स, इस ग्राफ का स्लोप जीरो होगा, डी टी बाई डी एक्स जीरो होगा। तो डी टी बाई डी एक्स जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं डी टी अपॉन में डी एक्स करो, डी टी अपॉन में डी एक्स करो, तो डी टी अपॉन में डी एक्स करोगे तो देखो 1/v1 तो कॉन्स्टेंट है पहले टर्म में, ये 1/v1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स यानी कि 1 अपॉन में D1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चैन रूल लगेगा। फिर अब अंदर वाले का करोगे तो D1 तो कॉन्स्टेंट था, डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का 2x और x का x के रेस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस 1/v2 फिर से कांस्टेंट और रूट का 1 अपॉन में 2 रूट x और x मतलब कि D1 इस ये D2 है बेटा, D2, तो ये D2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में D2 का तो डिफरेंशिएशन जीरो D2 स्क्वायर का, तो और ये बन जाएगा 2 टाइम्स L माइनस एक्स इंटू, अब L माइनस एक्स करेंगे तो L का तो जीरो और माइनस एक्स का 1, ये बन जाएगा। और इसका टोटल डी टी बाई डी एक्स को जीरो करना है, डी टी बाई डी एक्स को जीरो करना है, तो इसको ढंग से लिख लो। देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया और ये भी 2 से 2 कट गया और ये माइनस आ गया, तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन में 1 अपॉन में V1 और ये बन जाएगा एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वही D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, इसको L ही लिख लेंगे, समझ में आ गई बात, इसको तो L ही लिख लेंगे, है ना, ये L ही है तो इसको तो L ही लिख लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, ये जो है ये L1 ही है और ये जो है वो L2 ही है, तो इनको L1 L2 ही लिख लो कैलकुलेशन के लिए, आगे कैलकुलेशन के लिए जरूरत, क्योंकि अभी डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं ना, अभी तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत थी तो हमने एक्स के फॉर्मेट में रखा था, अभी जरूरत नहीं है तो हम इसको ऐसे L1 L2 लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा x/L1 और ये माइनस का ऊपर की तरफ L माइनस एक्स और 1/v2 बाहर, 1/v2 बाहर और ऊपर ये बन जाएगा L माइनस एक्स अपॉन में ये L2 और इक्वल टू जीरो, अब दोनों तरफ इक्वल कर दो, ये माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो 1/v1 इंटू x/L1 इक्वल टू 1 अपॉन में v2 इंटू L माइनस एक्स अपॉन में L2। अब ये ध्यान से सुनो, ये जो रिलेशन बना ना, इस रिलेशन में एक खास चीज है कि ये जो x/L1 है ये cos θ1 के बराबर है, cos θ1 बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और जो L माइनस x/L2 है ये cos θ2 के बराबर है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस थी D1 D2 इस मीडियम से, तो cos θ1 अगर मैं लिखूंगा इस ट्राइंगल से, cos θ1 x/L1 है और cos θ2 L माइनस x/L2 है, तो ये कंडीशन क्या बन के आ जाएगी, cos θ1 अपॉन में V1 इक्वल टू cos θ2 अपॉन में V2, ये फर्मेट्स प्रिंसिपल की कंडीशन है। इस कंडीशन से अगर तुम चलोगे, वो V1 V2 पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कहाँ टर्निंग करनी है, बिल्कुल करेगा, और उसके हिसाब से θ1 θ2 आएंगे, तो θ1 और θ2 पता है तो हमें अगर θ1 θ2 का रिलेशन आ गया तो x और L माइनस एक्स का रिलेशन भी आ ही जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो सबसे पहले तो ये इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे फॉर्मेट में चलते हैं कि ये जो रिलेशन था ना, इस रिलेशन में θ1 θ2 की बजाय हम रिफ्लेक्शन वाले मेथड पे जाते हैं, रिफ्लेक्शन वाले तरीके में जाते हैं, जैसा कि लाइट के साथ हो रहा है कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूँ, ये नॉर्मल है, ये मान लो इसको हमने बोल दिया ये नॉर्मल डायरेक्शन है, कि जो तुम्हारा बाउंड्री थी ना उस बाउंड्री के परपेंडिकुलर ये लाइन है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा आर है। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस θ1, यानी कि θ1 को लिखा जा सकता है 90 माइनस आई, और आर को लिखा जा सकता है 90 माइनस θ2,
यानी कि थीटा टू को लिखा जा सकता है 90 माइनस आर। अगर इससे लिखा जा सकता है ना, तो तुम जो ऊपर रिलेशन आया इसमें, ये जो रिलेशन आया उसमें थीटा वन को 90 माइनस आई और इस थीटा टू को 90 माइनस आर लिखो, तो जो कोस थीटा वन बाई वी वन इक्वल टू कोस थीटा टू अपॉन में वी टू है, इसको लिख देंगे कोस 90 माइनस आई अपॉन में वी वन इक्वल टू कोस 90 माइनस आर अपॉन में वी टू। और कोस 90 माइनस आई बेटा साइन आई होता है, साइन आई बाई वी वन इक्वल टू साइन आर अपॉन में वी टू। समझ में आ गई क्या बात? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये तरीका है, या फिर हम जो इनिशियली है कोस थीटा वाला वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। समझ में आ गई क्या बात? ये वाला तरीका भी हमें याद है, दोनों ही तरीके याद रख सकते हैं कि भाई मैं अंदर का एंगल देखूंगा तो कोस में रखूंगा, अदरवाइज मैं कोस थीटा वन कोस थीटा, अगर इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का एंगल याद रखना चाहूँ तो साइन आएगा। तो ये क्योंकि स्नेल्स लॉ में यूज होता है साइन म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर, तो तुम्हें हो सकता है थोड़ा बहुत याद हो, तो मैं इसलिए इसको कन्वर्ट करके दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। बट तुम बोलोगे सर स्नेल्स लॉ में तो म्यू वन म्यू टू आते हैं, म्यू वन म्यू टू हैं क्या? वो वही तो कोफिशिएंट हैं जिस कोफिशिएंट से वेलोसिटी वी वन वी टू स्पीड की लाइट बदलती है। तो ये रिलेशन तो है ही, ये रिलेशन तो वैलिड है ही। अगर म्यू वन में मीडियम वन में वेलोसिटी वी वन, मीडियम टू में वेलोसिटी वी टू है। अगर इसको स्नेल्स लॉ में प्रूफ करना चाहें, रिफ्रैक्शन के लॉ में, रिफ्रैक्शन का लॉ अगर इससे प्रूफ करना चाहें कि अगर लाइट आई है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ये एंगल आई है और ये मान लो ऐसे चली गई, ठीक है, ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन मीडियम्स, ये नॉर्मल बनेगा, मान लो ये नॉर्मल है, ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। यहाँ पे स्पीड जो है वो v वन है जो कि c बाई म्यू वन है, और यहाँ की स्पीड v2 है जो कि c बाई म्यू टू है। c स्पीड की लाइट है वैक्यूम में, c जो है, ध्यान से सुनो, c जो है वो क्या है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन और म्यू टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c बाई म्यू हो जाती है। वो किसी मीडियम में लाइट कितने टाइम्स कम हो जाती है ना, वही उसी कोफिशिएंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन के म्यू वन और म्यू टू हैं, जिनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। तो अगर ये हमें पता है तो मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे भी साइन आई, क्योंकि लाइट भी जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो, शॉर्टेस्ट टाइम का जो है वो पाथ फॉलो करती है। वो ऐसा पाथ फॉलो करती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में शॉर्टेस्ट टाइम लगे, ऐसा पाथ फॉलो करती है। और उसी तरीके से रिफ्रैक्शन उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है कि भाई मुझे शॉर्टेस्ट टाइम लगे। तो म्यू वन वो साइन आई बाई वी वन इक्वल टू साइन आर बाई वी टू, ठीक है। और वी वन को लिख देंगे साइन आई अपॉन में, वी वन को लिख देंगे c बाई म्यू वन और इसको लिख देंगे साइन आर अपॉन में c बाई म्यू टू। अब म्यू वन तो ऊपर चला जाएगा, साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये स्नेल्स लॉ। क्यों? क्योंकि c से c तो कट गया दोनों जगह। तो म्यू वन साइन ए इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, स्नेल्स लॉ। ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12th के लेक्चर्स में, ठीक है। बट वो लाइट भी, कंडीशन ये है, कंडीशन यही है कि लाइट ट्रेवल्स इन सच ए वे दैट इट टेक्स मिनिमम टाइम। फर्मेट ने बताया हमें, ये फर्मेट प्रिंसिपल ने बताया, इसलिए फर्मेट प्रिंसिपल से प्रूफ हो रहा है। फर्मेट ने हमें ये बताया, उसने इस तरीके से करा, वो चीज़ें ठीक बैठ रही तो उसका कहना सही हो गया। इन सच ए वे दैट इट टेक्स मिनिमम टाइम टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगना चाहिए, मिनिमम लगना चाहिए, उसकी प्रिंसिपल के हिसाब से चलती है। इसको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम बोलते हैं, या फिर फर्मेट्स प्रिंसिपल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं?
फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से देखो, ये आई होप कि ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये इक्वेशन म्यू साइन आई बाई वी वन इक्वल टू साइन आर बाई वी टू, या फिर कोस थीटा वन बाई वी वन इक्वल टू कोस थीटा टू बाई वी टू। ठीक है, इरोडो का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको अगर तुम करना चाहोगे ना, तो एक तो बेसिक फंडामेंटल तरीके से कि तुम की वो वही वाला रूल लगाओगे। तुम क्या करोगे, इसमें क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे, हाईवे पे लोकेटेड है, हैज़ वन हैज़ टू गेट बाई कार, एक कार से चलना है उसको, और यहाँ पे इस पे बी पे पहुँचना है, और वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचना है। वो हो सकता था ए से डी जाए, डी से बी आए, ऐसा जा सकता था, बट उसको कम से कम टाइम में पहुंचना है, तो ऐसा चलना पड़ेगा कुछ आगे जाकर, फिर कुछ इसको घूमना पड़ेगा और यहाँ पे चलना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रेंट ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चल सकता है। तो भाई कार एज सुन एज पॉसिबल टू द पॉइंट बी लोकेटेड इन फील्ड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे, इट इज नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड नीटा टाइम्स स्लोअर देन द हाईवे। इतने टाइम स्लोअर हो जाती है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे स्पीड वी से चल रही है ना, तो यहाँ पे ये नीटा टाइम्स वी से चलेगी, लेकिन नीटा लेस देन 1 है, नीटा लेस देन 1 है। ठीक है, अब बोला कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम डी, डी से कितनी डिस्टेंस पे इसको टर्न कर जाना चाहिए और चलेगा स्ट्रेट लाइन में। समझ में आ गई क्या बात, ये पूछा हुआ है तुमसे। ध्यान सुनो, अगर तुम्हें ऊपर वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई है, तो तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो तुमसे आराम से हो जाएगा, कोई इशू वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है, ऐसी कोई इशू वाली बात ही नहीं होगी, अभी तुम करके देखो। ठीक है, इसको अगर तुम करोगे सोल्व, तो ध्यान से देखो, ये मैं मान लेता हूँ कि ये इस तरीके से इस पाथ पे गया, ये पाथ दे रखा है, और एक ये पाथ दे रखा है। इस बी पे पहुँचना है यहाँ ए से चलते हुए। तो मान लो पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला, और फिर यहाँ के बाद में ऐसे घूम गया। ठीक है, पहले इसके अलोंग चल रहा है, पहले इसके अलोंग चल रहा है, और फिर ऐसे घूम गया। तो यहाँ पे जब चलेगा तो बोल रखा है स्पीड वी से चलेगा, यहाँ पे चलेगा नीटा टाइम्स वी से, जहाँ पे नीटा की वैल्यू लेस देन 1 है। फ्रैक्शन है ये, जैसे 0.2 0.3 ऐसा हो गया, तो 0.2 टाइम्स होगी ऐसा, इतना टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नीटा टाइम्स स्लोअर देन दी, नीटा टाइम्स स्लोअर देन, हाँ नीटा टाइम्स हो गया ये। अब ध्यान से सुनो, ये पूछा है कि ये डिस्टेंस एक्स कितनी होगी, ये डिस्टेंस एक्स कितनी होगी इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो है वो डी है, ये पॉइंट ऑफ टर्निंग सी है ये, और इस तरीके से कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे। मेथड 1 तो यही है, मान लो कि टोटल डिस्टेंस एल है, ये टोटल डिस्टेंस एल थी, और उसमें से एक्स, तो ये एल माइनस एक्स इसमें चला। तो मेथड 1 तो यही कहता है, मेथड 1 तो वही कहता है बिल्कुल कि टाइम निकालो, कि टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा एल माइनस एक्स अपॉन में वी, एल माइनस एक्स अपॉन में वी, प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, ये एक्स है, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, एल, ये डिस्टेंस एल दे रखी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ये बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये नीटा टाइम्स वी स्पीड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अपॉन में ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसकी, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसकी, T1 T2 आ गया, तो टोटल टाइम आ गया। अब फॉर टी मिनिमम, मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए डी ऑफ टी एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के साथ उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, और यहाँ से तुम्हारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और एक्स रखोगे तो टाइम भी निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, ये मेथड 1 है, बिल्कुल फंडामेंटल मेथड, जिस फंडामेंटल मेथड से हमने ऊपर वो फॉर्मेट प्रिंसिपल प्रूव भी किया था। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, चाहे तो कर भी सकते हैं अपन कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एल का डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में वी, प्लस ये 1 अपॉन में नीटा वी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ, ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर बन जाएगा एल स्क्वायर का डिफरेंस 0 और 2x का एक्स स्क्वायर का 2x, और इक्वल टू 0। अब v से तो v कट जाएगा, समझ में आ गई बात, v से तो v कट जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 1 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और वो बन जाएगा x अपॉन में नीटा टाइम्स, x और नीटा में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये ध्यान रखना, जब x ये नीचे से ये बड़ा हो लाइन तो वो नीटा है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो उसको 1 को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ नीटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ
एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों को स्क्वायर कर दो उस तरफ, और दोनों तरफ उसको पूरे का होल स्क्वायर कर दो, और इसको उधर की तरफ भी भेज दो, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू नीटा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बन जाएगा नीटा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और 1 माइनस नीटा स्क्वायर, और वो बन जाएगा नीटा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब उधर भेज करके रूट ले लो, तो एक्स आ जाएगा, जो एक्स आएगा वो डिस्टेंस आ जाएगी नीटा टाइम्स एल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस नीटा स्क्वायर। और क्योंकि नीटा एक से छोटा है तो रूट में देखो पॉजिटिव नंबर है, एक में से एक से छोटा नंबर माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा एक से, तो वो आंसर आ जाएगा ये आंसर। मेथड 2 देखो, ये तो मतलब बेसिक फंडामेंटल मेथड है। मेथड 2 देखो कि हमने जो फर्मेट्स प्रिंसिपल से एक रूल वो करा था डिजाइन, उस रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जिस पॉइंट पर टर्निंग होगी, जिस पॉइंट पर टर्निंग होगी उस जगह पर, जिस पॉइंट पर टर्निंग होगी उस जगह पर या तो आई और आर से लिखें एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं आई से दिखूं तो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 90 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ये आर है तो ये भी एंगल आर होगा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि 1 इंटू साइन आई इंटू V1 इक्वल टू साइन आर अपॉन में V2। अब साइन आई तो 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री अपॉन में V1 कितना है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी V से चल रहा है, इक्वल टू साइन आर कितना बन जाएगा। इस ट्राइंगल से अगर मैं साइन आर कैलकुलेट करना चाहूँगा तो ये साइन आर बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर x अपॉन में ये डिस्टेंस, तो ये x अपॉन में 1/V2, तो ऐसे कैसे लिख लूँ 1/V2, और ये कितना बन जाएगा V2 को क्या लिख दूंगा, V2 को नीटा टाइम्स V, और ये बन जाएगा कितना सामने x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन 91 ही होता है, ठीक है, साइन 91 हो, V से ये V कट गया और ये वही कंडीशन बच गई, ये सेम ही कंडीशन बन गई, कितना 1 इक्वल टू एक्स अपॉन में नीटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर नीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर। अब इधर नीटा स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस नीटा स्क्वायर इक्वल टू नीटा स्क्वायर एल स्क्वायर, वापस से एक्स बन जाएगा नीटा एल अपॉन में रूट लेने के बाद में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस नीटा स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, किसी भी तरीके से कर लो यार, आंसर वही आने वाला है। समझ में आ गई बात। लीस्ट टाइम का जो एक्शन होता है उसके थ्रू अगर तुम्हें चलना होगा तो तुम्हें ये रूल फॉलो करना होगा, सिंपल सी बात है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय। और अगर एक ही उसमें मीडियम में चलना है तो फिर सीधे चलो, है ना, एक ही मीडियम में चलना है तो बिल्कुल सीधे चलो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और अगर 2 मीडियम में जाना है तो तुम्हें टर्निंग का पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, उसके लिए आई और आर अलग अलग आएंगे हमेशा, अलग अलग मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम था यार, है ना, अच्छा को प्रॉब्लम था। और आज के लेक्चर्स में मतलब बिल्कुल डिफरेंट लेवल की चीज़ें कर रहे हैं हम। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी कॉन्स्टेंट स्पीड चलना है। तुम्हें एक दे रखा है, एक सिलेंडर है, या फिर बोलूँ कि मैं एक हाँ ठीक है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है तुम्हारे पास में, और इस क्यूब के ऊपर तुम्हें चलना है, तुम्हें इस क्यूब के ऊपर चलना है, इस तरीके से दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है, बोला है कि कंस्टेंट ये है कि तुम्हें क्यूब की सरफेसेस पे चलना है, और क्रॉल कर सकते हो तुम सरफेसेस पे। ये क्यूब है तुम्हारे पास में, क्यूब है, साइड जो है वो ए है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है, क्या है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, पॉइंट पॉइंट साइज का एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट कंडीशन ये है कि इंसेक्ट कैन नॉट फ्लाई, इट कैन ओनली क्राउल, यानी कि वो चल सकता है ऑन दी सरफेसेस एंड ऑन दी सरफेस एंड एजेस ऑफ क्यूब। क्यूब की सरफेस पे जरूर चल सकता है वो ऐसे किनारे पे चल सकता है, बीच में ये जो सरफेसेस हैं, ये सरफेसेस हैं पूरी, समझ में आई, जैसे कमरा है, कमरे के चारों तरफ दीवारें हैं ना, वैसे दीवारें हैं, बीच में से खाली है,
तो बीच में से भी कोई जगह नहीं है जिस पे चल के चला जाए, उड़ सकता नहीं है ये, है ना, ये कोई फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। तो अब सरफेसेस पे चल के, दीवारों पे ही चल के जाना पड़ेगा या फिर किनारों पे चल के ऐसे जाना पड़ेगा, कैसे भी जाना पड़ेगा, बट इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है। फाइंड मिनिमम टाइम टू रीच पॉइंट बी विद स्पीड v। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है किस तरीके से, अब सीधे उड़ के आ नहीं सकता, ये रास्ता है ही नहीं, बीच में भी कहीं नहीं उड़ के आ सकता, उड़ने का चांस ही नहीं है, वो चल के ही आ सकता है, ऐसे चल के आ सकता है, ऐसे चल के आ सकता है, बीच से कहीं चल के आ सकता है, कैसे भी। सरफेसेस पे जैसे मर्जी चल ले, कोई दिक्कत नहीं, किनारों पे सरफेसेस पे चल जैसे मर्जी ले, मिनिमम टाइम में ए से बी तक पहुंचना है। तुम इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ, वीडियो पॉज करके तुम एक बार जरूर सोचना है कि तुम किस तरीके से इसको चला सकते हो। और मैक्सिमम कंडीशन में 90% बच्चों का आंसर आता है 3a/v की सर कैसे चलेंगे, ऐसे चल जाओ, ऐसे चल जाओ, ऐसे चल जाओ, इससे छोटा पाथ हो ही नहीं सकता कि तुम कहीं पे भी जाओगे तो तुम ऐसे तो चलोगे ही सर। और ये 3a से छोटा डिस्टेंस आ ही नहीं सकता, ए क्योंकि क्यूब है, सारी साइड से है, तो 3a डिस्टेंस अपॉन में स्पीड भी 3a/v, इतना टाइम तो लगेगा, इससे कम टाइम लग ही नहीं सकता। लेकिन वो मिस क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ बाउंड्रीज को देख रहे होते हैं। मैंने बताया ये फेसेस भी हैं, ये हो सकता है ऐसे चल के ऐसे चला जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं, 90% तो नहीं करते वो सब चीज़ें, उनमें से बहुत सारे बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि वो ऐसे आएगा, देखो तुम ऐसे और ऐसे चलने के बजाय सीधे ऐसे चलो, तो ये ए और ए के बजाय तुम 2a के बजाय √2a चलो और फिर सीधा ऊपर चले जाओ। ये ज़्यादा स्मार्ट मूव था कि तुम पहले फेस डायगोनल के लॉन्ग चलो फिर सीधा चले जाओ, कम से कम उससे तो छोटी डिस्टेंस ही है ये, कम से कम उससे तो छोटी डिस्टेंस ही है। पर क्या इससे भी कोई छोटी डिस्टेंस हो सकती है? तो बोला कि फिर तो कुछ जुगाड़ अलग ही बताना पड़ेगा, तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ के फेस डायगोनल से ऐसे चला जाओ, वो तो फेस डायगोनल पे जा करके और फिर तुम एज पे चलो, वो तो एक ही बात होगी, चाहे तुम यहाँ से यहाँ जाओ चाहे यहाँ से जाओ, सारी डिस्टेंस सेम ही आएंगी। फिर तो कुछ अलग ही जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अलग ही जुगाड़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे स्क्वायर क्यूब है, क्यूब को क्या करेंगे अपन, चारों तरफ से ये ब्रांचेज काट देंगे। मान लो अपन ने चाकू लिया और ये ऐसे ब्रांचेज ओपन कर दी अपन ने, ये सारी ब्रांचेज ऐसे ओपन कर दी, है ना, तो ये ऐसे फेस था, ये सारी ये वाली ब्रांचेज ये ऐसे काट दी, ठीक है, ये वाली जुड़ी हुई रहने दी, हमने इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया और इसको यहाँ से, तो ये फेस ओपन होने के लिए तैयार है। अब इसको ये फ्लैट किया जा सकता है। अगर इसको फ्लैट किया जा सकता है तो हम ये नीचे वाला बेस ले लें, ये क्यूब उठा लेते हैं, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अगर मैं यहाँ से इसको ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड कट कर लूँ तो इसको फ्लैट किया जा सकता है। अब इसको इधर की तरफ तो फ्लैट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये फ्लैट बन जाएगा ऐसे, इतनी डिस्टेंस का ही है, साइड सारी सेम ही है, तो ये डिस्टेंस ऐसे ये आ जाएगा, और यही डिस्टेंस यहाँ पे, और ये डिस्टेंस ऐसे, ये डिस्टेंस बन जाएगा यार। ये फ्लैट इस तरीके से ओपन हो जाएगी सरफेस, ठीक है, ये जो है ये साइड्स तो ऐसी की ऐसी रहेंगी, बाकी साइड्स ओपन हो जाएंगी, तो ये ऐसी की ऐसी रही, ठीक है, ये फेस ऐसे कैसे रहा, लेकिन ये वाला फेस जो कवर था ये ऐसे हो गया। अब ये जो डायगोनली यहाँ पे जो पॉइंट था, जब इसको ओपन करूँगा तो ये तो यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है। अब अगर वो इंसेक्ट जो है वो क्रॉल करता हुआ यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलता, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलता, इमेजिनरी सिचुएशन में अगर मैं वहाँ की बात करूँगा कि इमेजिनरी तो ये है हमारे पास में, इमेजिनरी सिचुएशन में अगर मैं इसको फ्लैट कर लेता तो इसको सीधे यहाँ पे चलना पड़ता, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, इससे छोटे डिस्टेंस कोई नहीं हो सकती। अब अगर मैं क्यूब के अंदर बात करूंगा तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के बाद वो ऊपर की तरफ ऐसे घूमेगा, ऊपर की तरफ ऐसे घूमेगा, फिर वो समझ में आई क्या बात, वो चलेगा ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक, और इस तरीके से चलेगा, उसको ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन हमने फ्लैट कर दिया तो अब ये रास्ता सीधा ही बन गया उसके लिए, तो वो बीच में कहीं यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से बीच से यहाँ तक निकलेगा, और क्योंकि ये क्यूब है तो वो सिमेट्रिक पॉइंट मिड पॉइंट ही होगा यहाँ का। बट हमें उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं, अगर हम यहाँ से देखेंगे ना तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाली डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, L + L 2L, और ये डिस्टेंस है L। ये जो डिस्टेंस होगी ए बी की, ए बी जो डिस्टेंस होगा, ए बी की मिनिमम डिस्टेंस चलने की, वो कितनी बन जाएगी, √2 2L का होल स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 4 + 5 √5 × L। देखो ये डिस्टेंस सबसे कम है उनमें से जो भी पॉसिबिलिटी थी, ये तो 3a थी, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये यहाँ से यहाँ तक आते फिर यहाँ से आ जाते, तो ये √2a + a √2a का होल स्क्वायर जो बनता वो कितना बनता
2a² और 2a² प्लस ये a², ये क्या बन जाता? 2a² प्लस a² प्लस a² √2a, और ये जो बनता वो क्या, कुछ मिस्टेक करिएगा अपन ने, a² प्लस a² √2a का रूट बनता √2a, उसका स्क्वायर करते तो ये बन जाता 2a² प्लस ये, इसमें ये a², तो ये डायगनली यहाँ पे आता √2a प्लस ये a, तो ये डिस्टेंस √2a प्लस a आती। √2a प्लस a एक पाथ ही हो सकता था, पाथ 1 हम मानते कि वो एजेस के लॉन्ग चलता तो 3a, ये नहीं होगा। पाथ 2, पाथ 2 होता है कि हम √2a चलें फिर a चलें, √2a 1.414 प्लस 1 2.414 आ जाता, ये भी नहीं होगा। ये देखोगे √5, ये सबसे कम होगा, ये 1.414 प्लस 1 2.414, ये उससे भी कम आएगा। देखो समझ में आ गई क्या बात? √5 उससे भी कम आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो √5 से कम आएगा तो टी की जो मिनिमम होगी वो मिनिमम डिस्टेंस ए से बी की जो चल के जाने वाली मिनिमम डिस्टेंस अपॉन में वी आ जाएगा, टी मिनिमम आ जाएगा बेटा कितना, √5a अपॉन में वी स्पीड। ए क्या है? साइड लेंथ है, एल की वैल्यू ए है यहाँ पे। समझ में आ गई क्या बात? एल जो है वो ए है, तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा? √5a। क्लियर है क्या यार? तो इस तरीके से तुम इसको मिनिमम टाइम में अगर जाना पड़ेगा तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा। पहले तुम यहाँ से कुछ मिड पॉइंट पे आओगे, फिर यहाँ से यहाँ पे आओगे, तुम और भी यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट पे आ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पे चले जाओ। तो ये बहुत सारे, क्योंकि बाकी अब फेसेस तो सारे सिमेट्रिक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तुम इस फेस को यहाँ से यहाँ तक का रास्ता चूज करते हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक का चूज करते हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक का चूज करते हो, जैसा मर्जी चूज कर लो, यहाँ से यहाँ तक का चूज करते हो। सारे अब फेसेस तो सिमेट्रिक हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएंगी सारी की सारी जो भी आएंगी। समझ में आ गई बात? इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तुम्हें होमवर्क में दूंगा मैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर है तुम्हारे पास में। क्या है? एक सिलेंडर है तुम्हारे पास में, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे तुम्हें चलना है, ये ऐसे, इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे तुम्हें चल के जाना है, और कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से बी तक, और ये वो पॉइंट है, इस ए पॉइंट से चल के जाना है और बी पॉइंट तक चल के जाना है। सिलेंडर है, फिर से तुम सरफेस पे ही चल सकते हो। जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट यहीं पे बैठा हुआ है। समझ में आएगी बात? इंसेक्ट यहीं पे है, इंसेक्ट अलग कलर का बना देते हैं वरना वो दिखेगा ही नहीं। ये इंसेक्ट है, कैन क्रॉल ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर। इंसेक्ट कैन मूव on the curved surface of cylinder। ये L लेंथ का सिलेंडर है और R रेडियस का है। इसका टॉप मोस्ट ये ओपन है, ये भी ओपन है, ओपन सरफेस है, ये बॉटम मोस्ट भी ये इसकी ओपन सरफेस है। तो यहाँ पे भी ऐसे नहीं चल सकता कि यहाँ पे चल ले कहीं पे। समझ में आ गई बात? इसके पास ऐसे चलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अभी किया क्या है कि अभी ऐसा है कि वो कर्व्ड सरफेस पे चल सकता है ऐसे, तो वो या तो यहाँ से चल के यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आए, या फिर यहाँ से चल के यहाँ पे ऐसे आए, यहाँ से चल के यहाँ पे। ये तो सारे पाथ सेम ही है। इसमें L प्लस में ये पाई आर इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, L प्लस में पाई आर इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अब कर्व्ड सरफेस पे चलेगा तो कोई और ऐसा हो सकता है, ऐसे घूम के ऐसे आ जाए, इधर से घूम के ऐसे कर्व्ड सरफेस पे चलता हुआ आ जाए। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं ऐसे बी तक पहुँचने के लिए। फाइंड मिनिमम टाइम टू रीच टू बी फ्रॉम ए विद स्पीड v स्पीड से चलना उसको, और a से b तक मिनिमम टाइम में पहुंचना है। तो यार देखो तुम इसको, अगर तुम मिनिमम टाइम में, ये ओपन सरफेसेस यहाँ पे चल नहीं सकता, अगर सरफेसेस होती तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2r चलता और ये l चलता, सीधे चल लेता। समझ में आ गई क्या बात? ये 2l चलता और ये l चल लेता, या फिर हो सकता बीच में किसी इस पॉइंट पे आता और फिर यहाँ से यहाँ तक चलता, ऐसे चल लेता। बट ये सरफेसेस ओपन है, यहाँ पे नहीं चल सकता, वो कर्व्ड सरफेस पे ही चल सकता है, ये कंस्ट्रेंट है। और इस चीज़ में तुम्हारी कैलकुलेशन आसान करी है, चाहे तुम मानो या ना मानो। क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करो एक बार कि किस तरीके से चलेगा, बाकी फिर मैं बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर को तुम 2 हिस्सों में बांट लो। भाई सरफेस पे तो चलेगा, इस सिलेंडर को तुम 2 हिस्सों में बांट लो, यहाँ से और यहाँ तक, ऐसे पूरा 2 हिस्सों में बांट लो। तुमने 2 हिस्सों में बांट लिया, ठीक है, 2 हिस्सों में बांट लिया, और आधी आधी कर्व्ड सरफेस बना ली तुमने, एक तरीके से ऐसे बना लिया।
कि ये आधा कर्ड सरफेस ऐसे और ये ऐसे, ये आधा कर्ड सरफेस है, ठीक है ना। अब तुम क्या करो, इसको फ्लैट कर दो, ये 2r होगा, इसको फ्लैट कर दो, इसको फ्लैट कर दो, फ्लैट बना दो इस सरफेस को, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कहीं, समझ में आई बात, ये ऐसा बनेगा। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो पाई इंटू आर होगी। कौन सी डिस्टेंस है ये पाई इंटू आर, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पाई इंटू आर, और ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये एल है। अगर मैं देखूँ तो इंसेक्ट के लिए अगर वो उसको चल के ही जाना है तो वो इस फ्लैट सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस पे चल के जाएगा, उसको फ्लैट करूंगा तो वैसे ही दिखेगी। तो उसको तो फ्लैट सरफेस के, इस सरफेस के लोग यहाँ से चल के यहाँ पे जाना है ना यार, ए से चल के बी पे जाना है, तो उसको तो ये डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। लेकिन ये तो सीधा करने पर ऐसी डिस्टेंस होगी, एक्चुअल में वो डिस्टेंस जो होगी वो कुछ ऐसे घूमी हुई सी डिस्टेंस होगी, एक्चुअल में वो डिस्टेंस कुछ इस कर्ड पाथ पे से घूमी हुई सी डिस्टेंस होगी, वो ऐसे चलते हुए जाएगा यहाँ पे, समझ में आई क्या बात, वो इस पे कर्ड सरफेस पे चलते हुए ऐसे पहुंचेगा, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं सीधा करूँगा कर्ड पाथ को तो ये भी इसका डायगोनली सीधा हो जाएगा, और ये डी जो मिनिमम आएगा, ये डी मिनिमम है, तो डिस्टेंस मिनिमम कितनी बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये यूनिट डिस्टेंस है तो टी मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा, इसको स्पीड से डिवाइड कर दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर का होल स्क्वायर, ये मिनिमम डिस्टेंस चलेगा, अपॉन में स्पीड वी से चलेगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, इससे छोटा पाथ नहीं हो सकता अगर कर्ड सरफेस पे मूव करके जाना है तो, समझ में आ गई बात। अदरवाइज अगर ये यहाँ से चलेगा पाई आर फिर एल, तो पाई आर इन प्लस एल, इससे तो ज़्यादा ही होगी कम से कम, ठीक है। तो ये मिनिमम टाइम है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये होमवर्क में तुम क्वेश्चन करना, ट्राई करना इसको जितना हो सके अच्छे तरीके से सोल्व करने की। पिरामिड है तुम्हारे पास में, ये पिरामिड है, ये स्क्वायर स्क्वायर बेस का पिरामिड है, और इसकी सारी ये वाली साइड, ये वाली साइड, स्क्वायर वाली सारी की सारी साइड्स हैं जो वो एल डिस्टेंस की हैं, ठीक है। अब इसको इस ए पॉइंट से और पी पॉइंट पे पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है बेटा, इस ए पॉइंट से और पी पॉइंट पे पहुंचना है, और इसको ए पॉइंट से पी पॉइंट मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा। बहुत सारे पाथ होंगे, ऐसे जाके ऐसे आ सकता है, ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, बीच में कहीं ऐसे जाके ऐसे, बहुत सारे पाथ होंगे, हो सकता है यहाँ से जाके ऐसे जा सकता है, हो सकता है यहाँ पे जाके ऐसे चला जाए, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तुम्हें मिनिमम पाथ सोचना है कि मिनिमम टाइम में कौन सा पाथ सही रहेगा, और उस पाथ पे भी जब चलेगा तो उसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ इतने टाइम, एक्सेलरेशन ए किसी भी टाइम टी पे के इंटू टी, यहाँ से चलने वाला टी इक्वल टू जीरो से यहाँ से स्टार्ट करेगा, टी इक्वल टू जीरो से इंसेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, समझ में आई बात, और फिर पी पॉइंट पे पहुंचना है। तो डिस्टेंस तुम्हें पता लग जाएगी, अगर सारी डिस्टेंसेस एल हैं, अगर तुम्हें डिस्टेंस पता चल गई तो उस डिस्टेंस को इस एक्सेलरेशन से ट्रेवल करना है, तो तुम्हें पूछा कि टाइम कितना लगेगा, वो मिनिमम टाइम कितना होगा इस एक्सेलरेशन से इंसेक्ट चलना है, सब चलेगा सरफेसेस पे, फिर से वही बात, उड़ नहीं सकता, चलेगा सरफेसेस पे ही। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाना चाहूँ एक फ्रेम में तो तुम इस तरीके से देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इस क्वेश्चन को तुम्हें सोल्व करके आना है, और फिर अपन नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। तुम अपना कमेंट में आंसर देना, जो भी तुम्हारा आंसर आए, और तुम ये बताना कि शॉर्टेस्ट पाथ किस तरीके से होगा, हमें किस किस तरीके से चलना पड़ेगा, तब जाकर के शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, भटको नहीं इधर उधर कि क्या क्या आंसर है क्या नहीं है, उसके लिए बताता हूँ। आंसर ये आएगा 3√7 L/K⁴ 1/3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी तुम करके आना, जो मर्जी तुम अप्रोच लगा सकते हो, तुम्हारी फ्रीडम है, तुम्हें जो मर्जी सोच सकते हो सोचना, और करके आना, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तो ये होमवर्क था, उसके अलावा होमवर्क है तुम्हारे पास में ये क्वेश्चंस, तुम्हारे कोचिंग मटेरियल से तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे। इरोडो के ये क्वेश्चंस कर सकते हो, एचसीवी के क्वेश्चंस कर सकते हो, तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। इरोडो के ये क्वेश्चंस कर सकते हो, एसबीटी के ये क्वेश्चंस कर सकते हो, इरोडो के ये क्वेश्चन, पाथफाइंडर के ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम कोई भी सिंगेज अरिहंत, फिजिक्स गैलेक्सी, बीएम शर्मा, डीसी पांडे सर की किन्हीं की भी तुम बुक सोल्व करते हो तो तुम सोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन लेकिन तुम्हें खुद को ढूंढने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तुम्हें इशू होगा नहीं वैसे। तो यार ये तुम्हारा होमवर्क था आज का, और अगर तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हो और लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। काफ़ी मेहनत से ऑफलाइन क्लासेस से टाइम निकाल निकाल कर तुम्हारे लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पे सारे नोट्स और तुम्हें पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ वगैरह और क्लासेस के अपडेट्स सारे वहाँ पे मिलते हैं। कोई क्वारी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो 7696836922 पे। बाकी डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 24/7 डाउट चलते रहते हैं। मैं भी लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ, है ना, डेली नाइट में लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ, तो वहाँ पे आके तुम डायरेक्ट मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हो।
तो यार अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और वीडियो को लाइक करते जाना, ठीक है। और बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेवल की अच्छी और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स के साथ में, ठीक है। बाय।